16 दिसंबर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, तो ऐसे में हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत विधानसभा के आसपास सुरक्षा का बृहद घेरा तैयार किया गया है। जिस तरह से कल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रयागराज में कुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है और लगभग अपने अंतिम चरण पर है, और ऐसे में परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश की जनता को सीधे प्रयागराज कुंभ से जोड़ने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा किया है। 300 इलेक्ट्रिक बसें जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस होंगी और राजधानी लखनऊ से सीधे प्रयागराज को लिंक करेंगी। ये सरकार को घेरते हैं क्योंकि विपक्ष ये इल्जाम लगा रही है कि पूर्व के बजट अभी संपूर्ण रूप से उसकी धनराशि बची है। क्या जरूरत थी अनुपूरक बजट की? अब कल कई सवाल हैं जिसके जवाब सरकार जरूर देगी। क्या सरकार घिरते हुए नजर कल आएगी या नहीं, ये तो कल बताने का वक्त होगा। और सरकार भरपूर कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों में घिरते हुए जरूर आज नजर आई है। कैमरामैन जुबैर के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर और मैं हूं ताबिश कमाल। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के सभी राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में रायशुमारी कार्यक्रम चलाया है। इसके मद्देनजर आज 70 विधानसभाओं में बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों से कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक भूमि भी राजधानी दिल्ली में मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने बूथ लेवल पर जाकर लोगों से संपर्क कर रही है और कहीं ना कहीं विधानसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ 3 दिवसीय दौरा जो है वो खत्म हो गया है। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। कस्बे को साफ पाक रखने में म्युनिसिपल कमेटी पामपुर का ताउन करे। इसलिए कह रहा है क्योंकि फडणवीस कैबिनेट में मंत्रियों के लिए नया फार्मूला बनाया गया है। परफॉर्मेंस ऑडिट में सफल मंत्री ही टिके रहेंगे, वरना होगा पत्ता साफ। फडणवीस सरकार के तीनों दलों ने अपने मंत्रियों से शपथ पत्र ले लिया है। भले ही फडणवीस ने कार्यकाल की बात न कही हो, पर एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों के लिए 2.5 साल के कार्यकाल का ऐलान कर दिया है, जिससे शिंदे गुट के मंत्रियों में नाराजगी जताई जा रही है। वही अजीत पवार तो शिंदे से एक कदम आगे निकल गए। अजीत पवार ने अपने गुट के मंत्रियों से कहा है अगर काम अच्छा नहीं होगा तब 2.5 महीने में भी कुर्सी जा सकती है। सरकार के इस नए फैसले से ये तो साफ हो जाता है कि सरकार को अलर्ट मोड पर रहते हुए काम करना है। वही कोई नया रिस्क नहीं लेना है। दूसरी भूमिका को अगर समझे तो फडणवीस ने बड़े लेकिन दागी नेताओं को भी सरकार से बाहर रखा है, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका स्थान मंत्रिमंडल में पहले ही रखा जाता था। लेकिन इस बार स्थिति उल्टी नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में नए चेहरों को मौका दिया गया है। वही जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और जो सरकार के लिए सरदर्द बने हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया है। नई सरकार ने ठान ली है इस बार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। अब समय ही बताएगा कि सरकार इस कदम से महाराष्ट्र किस गति से विकास की ओर बढ़ता है, या फिर कोई और समस्याएं सरकार के सर पर अपना बसेरा बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज के लिए मुंबई। पंजाब के अंदर किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा लगातार जारी है। शंभू बॉर्डर पर और साथ साथ खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं और इसी बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत आज 22वें दिन में दाखिल हो चुका है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर के आह्वान पर अब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के कई नामी कलाकार पहुंच रहे हैं और कई दिग्गज नेता भी वहां पर। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में लगातार सरकारी अस्पतालों में असुविधाओं की खबरें अब आम हो चली हैं। ऐसे में जहां मरीज
आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र की जुर्म की दुनिया से एक खबर है जो खास तौर से मुंबई की एक महिला से 2.85 करोड़ ठगने वाले 3 आरोपी दबोचे गए हैं। शेयर बाजार में निवेश पर आकर्षक और रिटर्न का वादा करके एक महिला से कथित तौर पर 2.85 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। मामले में मुंबई अपराध शाखा के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी की पहचान शेषनाथ उर्फ गणेश पांडे 47, सतीश पुनिया 47 और राहुल बच्चन 37 के रूप में हुई है। तीनों को दीव, दमन, गुजरात और मुंबई से पकड़ा गया है। अधिकारी के अनुसार आरोपियों के नाम पर मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर और वसई विरार सहित देश भर में 130 मामले दर्ज है। उनके पास कम से कम 70 बैंक खाते हैं। अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला को व्हाट्सएप पर शेयर बाजार में निवेश के बारे में एक संदेश मिला था। उन्होंने उसे अपनी वेबसाइट के होम पेज पर एक लिंक भेजा जिस पर वो रुझान और बाजार की जानकारी प्राप्त करती थी। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए इस तरीके से उसे 2.85 करोड़ रुपए की ठगी की है। तीनों को रिमांड पर लिया गया है और अब क्राइम ब्रांच उसकी जांच में लगा है। अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच इस मामले से जुड़े कितने आरोपियों को दबोचता है। ठीक है, 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन वाकिल अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, मुंबई। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम शहर शहर रिपोर्टर, और आज मैं हूं आपके साथ धनराज गर्ग। और आज सबसे बड़ी राजधानी देहरादून से खबर की बात करेंगे तो राजधानी देहरादून में कई ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है। और आपको बता दें कि जो ईडी की छापेमारी हुई है वो एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं राजीव जैन, और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका कहीं ना कहीं नाता जो माना जाता है वो हरीश रावत के बड़े ही करीबी माने जाते हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ उन्हीं के घर के पास में जहां पर ईडी की कार्रवाई अभी भी लगातार उनके घर पर चलती हुई नजर आ रही है। और घर के साथ साथ कई ऐसे ठिकाने उनके हैं कि जिन पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और वहीं देखिएगा, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में पिछले 1 सालों से स्थानीय निकाय चुनावों की राह देख रहे लोगों की उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट के दबाव के बाद सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और सभी प्रदेश के जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिका परिषदें हैं, उनमें आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। उन पे आपत्तियां मांगी गई है और कुछ दिनों के बाद आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों